प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए सामाजिक विज्ञान में इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय से जितने भी टाइप्स के मोस्ट इंपोर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न बन सकते हैं, उन सभी प्रश्नों को इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, जो कि 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को वो सारे प्रश्न बताऊंगा जो कि बोर्ड के पेपर में कई बार पूछे जा चुके हैं, और 2023 के बोर्ड के पेपर में अगर आप सभी को 90% स्कोर करना है तो फिर बच्चों इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हो कुल 27 प्रश्न बताने वाला हूं, जिसको तैयार करके जरूर जाना है, और बोर्ड के पेपर में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं ये दावे के साथ 100% बोल सकता हूं, ठीक ना। आइए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे बोला जा रहा है कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। बताना ये भाई फ्रेडरिक सारियू कौन था, और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक ना, ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसका आंसर जवाब ऐसे देंगे कि फ्रेडरिक सारियू फ्रांस का एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई थी, ठीक है, जिसमें एक ऐसे सपनों के संसार को दर्शाया गया था जो जनतांत्रिक एवं सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना हुआ था। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख सकते हो कि फ्रेडरिक सारियू कौन था। तो भाई कौन था? एक प्रसिद्ध चित्रकार था। उसने क्या किया था? तो 4 चित्रों वाली एक श्रृंखला बनाया था, जिसमें क्या हुआ था? सपनों के संसार को दर्शाया गया था जो कि जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर के बना हुआ था, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से जरूर देख लेना, और ये बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। पूछा जा रहा है कि यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। अब देखो, यूटोपिया का मतलब ये होता है कि कल्पना दर्श, यानी कि यूटोपिया। ये क्वेश्चन बोर्ड में कई बार पूछा जा चुका है कि भाई यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ क्या होगा, यूटोपिया से मतलब क्या होता है, यूटोपिया का तात्पर्य क्या, ही बताना है। तो कल्पना दर्श यानी कि यूटोपिया का शाब्दिक अर्थ होता है उस समाज की कल्पना से है जो इतना अधिक आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है, इम्पॉसिबल है। क्या होना? इम्पॉसिबल है, यानी कि सपना जो होता है साकार होना, यानी कि उसका सच हो जाना क्या हो जाता है? असंभव हो जाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं या कल्पना दर्श बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है कि सामूहिक पहचान की भावना उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने कौन कौन सी कदम उठाए थे, इसके बारे में लिखना है। तो क्या लिख दोगे कि सामूहिक पहचान की भावना को उत्पन्न करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया और एक नया फ्रांसीसी ध्वज चुना, ठीक है। सबसे पहले क्या किया? एक मतलब कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया और यहाँ पे एक ध्वज यानी झंडा भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी, बताना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, अभी अपने नोटबुक में नोट कर लो कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी। तो 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी के दौरान क्या हुई थी? क्या हुआ था? फ्रांसीसी क्रांति हुआ था, ठीक है। चलो, अगला हमारा क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने के द्वारा उठाए गए किन्हीं 2 कदमों का उल्लेख करें जिन्हें फ्रांस के लोगों ने एक सामूहिक पहचान की भावना बनाए रखने के लिए आरंभ किया था, शुरुआत किया था। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे कि सामूहिक पहचान की भावना को बनाए रखने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों के द्वारा उठाए गए 2 कदम निम्नलिखित है या निम्नवत है। सबसे पहले क्या है भाई? उनके द्वारा एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा को चुना गया, जिनसे पहले के ध्वज को स्थान ले लिया, ठीक है। सबसे पहले तो अभी मैंने ये भी बताया, उसके बाद ये बताया कि उनके द्वारा एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू कर दिया गया, ठीक है। सबसे पहले यही किया गया था कि केंद्रीय जो फ्रांसीसी थे वो क्या किए थे, केंद्रीय से जो भी हमारे फ्रांसीसी क्रांतिकारी थे वो क्या किए थे, सबसे पहले एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया, उसके बाद अपना एक तिरंगा झंडा भी सिलेक्ट कर लिया था, ठीक है। चलो, अगला हमारा 6वां नंबर क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता क्या थी, इसके बारे में बताना है। नेपोलियन कई बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। इसको ध्यान समझो, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सारे के सारे अभी का अभी तैयार कर लो, क्योंकि बोर्ड के पेपर में यही सब सारे क्वेश्चन आएंगे, छपेंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे, ठीक है। चलो, लिखेंगे कि 1804 की नागरिक संहिता नेपोलियन द्वारा बनाई गई थी, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इस संहिता के माध्यम से जन्म पर आधारित विशेषाधिकारियों को समाप्त कर दिया गया था। इसमें कानून के समक्ष सभी को समान माना गया था, ठीक है। इसके अतिरिक्त इसके द्वारा संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाने की व्यवस्था भी की गई थी। ये हमारा हो गया नेपोलियन संहिता, ठीक है।
अब चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के उदारवाद की विचारधारा की कोई दो विशेषता लिखिए। कौन कौन से लिख सकते हैं? सबसे पहला विशेषता ये लिख सकते हैं कि उदारवादी विचारधारा की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसके अनुसार सभी को कानून के समक्ष माना गया था, एक ही सभी के लिए, ठीक है, एक ही साथ सभी के लिए आज़ादी आवश्यक मानी गई थी, ठीक है। और दूसरा लिख सकते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से उदारवाद एक ऐसी सरकार का बल देता है जो सबकी सहमति से बना हुआ है, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि वियना की संधि क्या है, यानी कि वियना संधि क्या है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट VVIP क्वेश्चन है, इसको तो तैयार करके ही जाना है, ठीक है। वियना संधि बहुत बार पूछा है, कम से कम 10 बार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है, बोर्ड के पेपर में। भाई वियना संधि से क्या मतलब, वियना संधि क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब मोटो क्या है, ठीक है। तो लिखेंगे 1815 ईस्वी में ब्रिटेन, रूस, प्रसा एवं ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों जैसे जिन्होंने एक साथ मिलकर नेपोलियन को परास्त कर दिया था के प्रतिनिधि वियना कांग्रेस में एकत्रित हुए। इसका उद्देश्य समस्त यूरोप के लिए समन्वित रूप से एक समझौता करना था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की। वियना सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के प्रतिनिधि ने 1815 में एक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए। इस संधि को ही वियना संधि के नाम से जाना जाता है और इस संधि का एक प्रमुख लक्ष्य ये था कि उन सभी बदलावों को समाप्त करना था जो नेपोलियन के साथ एक युद्ध के समय लाया गया था, ठीक है। ये हमारा हो गया वियना संधि। तो इसके बारे में इतना लाइन लिख दोगे, आपके यहाँ पे काम हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1815 ईस्वी की वियना कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था, इसके बारे में बताना है। तो किसने किया था? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख के द्वारा यह किया गया था प्रतिनिधित्व, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1832 ईस्वी की कुस्तुनतुनिया की संधि क्या थी, इसके बारे में बताना है। बहुत बार क्वेश्चन में ये पेपर में पूछा गया है। तो 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि में यूनान के एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी, ठीक है। इसके पूर्व यूनान ऑटोमन साम्राज्य का क्या था? एक हिस्सा था, एक अधीन था, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप की सर्दी जुकाम हो जाता है। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा जा चुका है, ठीक है। किसने कहा था भाई कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? किसने कहा था? ये कहा था मैटरनिख ड्यूक ने कहा था। किसने कहा था? ये कथन जो है मैटरनिख का है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है और बोर्ड के पेपर में छाप देना आपकी बार, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1832 ईस्वी की संधि का नाम बताइए जिसने यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र मान्यता प्रदान किया था। तो कुस्तुनतुनिया की संधि वह संधि है जिसने यूरोप को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान की थी, ठीक है। चलो अब अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे आ गया कि उस घटना का नाम बताएं जिसने 1830 से लेकर के 1848 में यूरोप के पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग की राष्ट्रीय भावना को क्या किया था? संचार कर दिया था, ठीक है। तो उस देश का क्या नाम है भाई? उस घटना का क्या नाम है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। उस घटना का नाम सबसे पहले यहाँ पे लिख देंगे इस तरीके से और यहाँ पे कामा लगा देंगे ऐसे ब्रैकेट। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम एक ऐसी घटना है जिसने 1830 से लेकर के 1848 में यूरोप के पूरे शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का क्या कर दिया था? संचार कर दिया था, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि रूमानीवाद क्या है। देखो ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, रूमानीवाद, ठीक है। बहुत बार बोर्ड के पेपर में पूछा गया भाई कि रूमानीवाद होता क्या है, इसके बारे में उल्लेख करके बताओ। तो रूमानीवाद एक ऐसी सांस्कृतिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य यूरोप की जनता में एक विशेष प्रकार की राष्ट्रीय भावनाओं का विकास करना था। रूमानीवाद की कई विशेषताएं थी जो कि दो विशेषताएं निम्नलिखित है। जैसे कि हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इस आंदोलन के माध्यम से लोक कला एवं मातृभाषा के गौरव में वृद्धि हुई। उसके बाद यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में विकसित एक साहित्यिक, कलात्मक एवं बुद्धिजीवियों का एक ऐसा आंदोलन था जिसके माध्यम से विशेष रूप से राष्ट्रवादी भावनाओं का क्या हुआ? प्रसार हुआ था, एक्सपेंड हो गया था, ठीक है। ये हमारा हो गया रूमानीवाद, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि योहन गाटफ्रीड कौन था, इसके बारे में लिखना है। तो योहन गाटफ्रीड एक सुप्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक था जिसके द्वारा एक दावा किया गया था कि सच्ची जर्मन संस्कृति जर्मन के आम लोगों में निहित है, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रसा के राजा फ्रेडरिक विलेम चतुर्थेन
फ्रैंकफर्ट सांसद को आविष्कार क्यों कर दिया था? क्यों किया था भाई? इसलिए आविष्कार कर दिया था क्योंकि इस संसद के सदस्यों में एक ऐसे संविधान का प्रारूप तैयार किया था जिसके अध्यक्षता एक ऐसे राजा को सौंपी गई थी जिसे संसद के अधीन रहना था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि उस प्रमुख मंत्री का नाम बताएं जो जर्मन के एकीकरण का निर्माता था। कौन बनाया था भाई? उसका नाम था ऑटो वन बिस्मार्क। क्या नाम था? ऑटो वन बिस्मार्क था। चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि 1871 में जर्मन का सम्राट किसे घोषित किया गया था? तो 1871 में जर्मन का जो सम्राट था वो प्रसा के राजा विलियम प्रथम को घोषित किया गया था। ठीक है, चलो यंग इटली क्या है भाई? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ गया कि यंग इटली क्या था, यंग इटली के संस्थापक कौन था, कई बार पूछा जाता है। यंग इटली क्या था भाई? यंग इटली एक ऐसा गुप्त संगठन था जिसकी गठन ज्यूसेppe मैत्सनी के द्वारा इटली में एकीकरण के लिए किया गया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि इटली के एकीकरण के प्रमुख निर्माता कौन थे? अभी मैंने बताया निर्माता थे ज्यूसेppe मैत्सनी। काबूल और इटली का शासक विक्टर इमैनुअल था। ठीक है, चलो एक्ट ऑफ यूनियन से क्या समझते हैं? एक्ट ऑफ यूनियन बोर्ड के पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना है। ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन क्या है भाई? समझते हैं। सन 1707 ईस्वी में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के मध्य एक्ट ऑफ यूनियन का गठन हुआ था। इस एक्ट के परिणाम स्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन हो गया। इसका परिणाम स्वरूप इंग्लैंड ने व्यवहारिक रूप से स्कॉटलैंड पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन है कि जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? यह किस बात का प्रतीक था? तो जर्मन राष्ट्र का रूपक था जर्मेनिया। क्या था भाई? जर्मेनिया थी। ठीक है, उसे बलूत के वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने दिखाया गया था। जर्मन के बलूत के वृक्षों को बहादुरों का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन आ गया भाई कि मरियान कौन थी? मरियान से आप क्या समझते हैं? इसका तात्पर्य क्या, इसके बारे में बताना है। तो मरियान एक ऐसी नारी का रूप था जिसने फ्रांसीसी लोगों के राष्ट्र का प्रतीकात्मक रूप से प्रतिनिधित्व किया। मरियान की प्रतिमाएं फ्रांस के सार्वजनिक चौराहों पर स्थापित किया गया था जिससे कि फ्रांस के लोगों को इस प्रतीक के माध्यम से राष्ट्रीय एकता का स्मरण होता रहे, याद होता रहे। ठीक है, कि भाई जो मतलब इसलिए ये किया गया था कि जो भी जर्मन के लोग थे उनको मतलब एकता का, यूनियन का ज्ञान हो सके। ठीक है, हमेशा मिलजुल कर रहें। अब अगला हमारा क्वेश्चन है कि जर्मेनिया सब क्या समझते हैं? ये दोनों क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, मरियान और जर्मेनिया। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण है कि भाई मरियान क्या था, मरियान कौन थी, जर्मेनिया कौन थी। तो जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई थी। उसे चित्रों एवं प्रतिमाओं में बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहने हुए दिखाया गया था। जर्मनी के बलूत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, अब अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि यूरोप का कौन सा क्षेत्र बाल्कन के रूप में जाना जाता है? इसके बारे में लिखना है। यूरोप का ऐसा क्षेत्र बताना जो कि बाल्कन के रूप में जाना जाता है। तो काला सागर और एड्रियाटिक सागर के बीच जो आने वाला जो विस्तृत क्षेत्र है उसे जिसमें हम रोमानिया, अल्बेनिया, ग्रीस, क्रोएशिया, बोस्निया, हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और इस तरीके से जो भी देश हैं बाल्कन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये समस्त राज्य किसी भी समय ऑटोमन साम्राज्य के भाग थे तथा यहाँ के निवासी जो थे वो स्लाव कहा जाता था। यहाँ के लोग को क्या बोला जाता था? स्लाव। अभी मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन आ गया कि भाई बाल्कन क्षेत्र में राष्ट्रवादी तनाव के कारण क्या क्या थे उसके बारे में लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पे रीजन ये था कि रसिया, ठीक है, जर्मन, इंग्लैंड, ऑटो हंगरी जैसे देश जो बाल्कन क्षेत्र पर अन्य शक्तियों के आधिपत्य को कमजोर करके बाल्कन क्षेत्र को अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे। और दूसरा हम ये रीजन लिख सकते हैं कि बाल्कन क्षेत्र में सर्व स्लाव आंदोलन का आरंभ हो गया था जिसे आंदोलन का ऑस्ट्रिया पूरी तरह से दमन करना चाहता था। इसके विपरीत रसिया ने इस पर आंदोलन को अपना समर्थन दे रहा था। इसके परिणाम स्वरूप रसिया और ऑस्ट्रिया के मध्य क्या हो गया था? तनाव बढ़ गया था। अब अगला हमारा जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि स्लाव कौन थे इसके बारे में लिखना है। तो स्लाव बाल्कन क्षेत्र के निवासी थे। उस समय बाल्कन क्षेत्र में आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, क्रोएशिया आदि देशों में क्या होते सम्मिलित हो गए थे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को भी, ठीक है, पहुंचा देना अन्य दोस्तों तक। तो प्यारे बच्चों अगर आप इस 27 प्रश्नों को तैयार कर लेते हो तो एक भी प्रश्न अति लघु उत्तरी में इससे बाहर नहीं जाएगा, इसी में से फंसेगा। ठीक है, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, मैं ये गारंटी के साथ दावे के साथ बोल सकता हूँ।
तो प्यारे बच्चों इस वीडियो के माध्यम से बस इतना ही। अगले वीडियोस के माध्यम से मैंने बहुविकल्पी तो करा ही रखा है, ठीक है। अब अगले वीडियोस के माध्यम से मैं आप सभी को लघु उत्तरीय और लॉन्ग आंसर, ठीक है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन करवा दूंगा, जो कि बोर्ड के पेपर में आप सभी का यहाँ पे तैयारी 90% पाने से अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।